हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बाय नाउ वी होप कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या होता है, एक एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट होता है, इन सब चीज़ों से आप किसी हद तक वाकिफ हो चुके होंगे। जहाँ तक एटम के बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, अब तक हमने आपको बताया कि एक एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिनका कोई चार्ज नहीं होता। इस न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के चार्ज की यानी पॉजिटिव चार्ज की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए उसे कहा जाता है बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की डायरेक्शन कुछ नेगेटिव होती है, इसलिए उसे कहा जाता है नेगेटिव चार्ज, अ डायरेक्शन विच इज रिवर्स टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स। ये तो था बेसिक एक स्ट्रक्चर एक एटम का, किस तरह से उसमें चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और किस तरह से उसमें मैसिव चार्जेस मैसिव पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स जो मास होल्ड करते हैं लेकिन जिनका कोई चार्ज नहीं होता यानी न्यूट्रॉन्स। ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस में और आगे चलते हैं, हमारे लिए ये जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस स्ट्रक्चर का सब स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर की गहराई क्या है और ये सारा स्ट्रक्चर इन डिटेल कैसे काम करता है। हम अब तक ये भी बात कर चुके हैं कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर यानी वो मटेरियल जिनमें से बिजली आराम से चल सकती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स यानी वो मटेरियल्स जिनमें किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ऐसे मटेरियल्स में से बिजली नहीं चलती। ये तो थे ये दो तरह के मटेरियल्स ब्रॉडली, कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन एक तीसरी तरह का भी मटेरियल होता है जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में कहा जाता है या फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमी यानी आधा। एक ऐसा मटेरियल जो आमतौर पर बिहेवियर में, कंडक्शन में एक इंसुलेटर की तरह होता है, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसमें से आमतौर पे बिजली नहीं चलती। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस पैदा करें, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ खास कंडीशंस अगर हम पैदा करें तो वो मटेरियल कंडक्ट करने लगता है, यानी वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। एक ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये है ब्रॉड क्लासिफिकेशन तीन तरह के मटेरियल्स की। कंडक्टर्स के उदाहरण आपके सामने हैं, कॉपर है, तांबा, गोल्ड है, सोना। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स आपके सामने हैं आम जिंदगी में, जैसे रबर होता है, लकड़ी है। इसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी होते हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बेसिस पर बना है इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक साइंस की गहराई तक जैसे जैसे हम जाएंगे, हमारे लिए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को समझना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो हमने करी कि कैसे न्यूक्लियस है, कैसे उसके आसपास शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, लेकिन ये तो एक थ्योरी थी, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने जो दी थी। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का और इसके बाद में जितनी सारी थ्योरीज हैं, असलियत में क्या होता है, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, कैसे ये सारी बिजली चलती है, कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, इन सब को जानने से पहले हमारे लिए दो टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। जो कन्वेंशनल मॉडल दिया था नील बोहर ने, जिसकी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, एक ऐसा मॉडल कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, आसपास शेल्स में या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसे कहते हैं कन्वेंशनल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दिया था नील बोहर ने। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मॉडल, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, सेंटर में होता है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि इसको बनाने वाले होते हैं दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स का अपना कोई चार्ज नहीं होता। इसके आसपास होते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स, जिन्हें कन्वेंशनली हम नाम देते हैं कुछ इस तरह से K, L, M एंड N। नील बोहर के इस मॉडल के अकॉर्डिंग K शेल यानी न्यूक्लियस के पास सबसे पास वाली जो शेल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उसी तरह से
इसके बाद वाले ऑर्बिट में, यानी न्यूक्लियस से जो दूसरा ऑर्बिट आता है, उसमें आ सकते हैं अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8। तीसरी जो ऑर्बिट है उसमें आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और चौथी जो शेल है उसमें आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फॉर्मूला है, इसे हम कहते ही हैं 2-8-18 फॉर्मूला। और ये शेल्स के नाम दिए गए हैं, ये कन्वेंशनल नाम बोहर ने दिए थे। के शेल यानी न्यूक्लियस की सबसे वाली पहली शेल, जिसमें पहला ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल ऑर्बिट जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम ऑर्बिट जिसमें 18 आ सकते हैं, और एन ऑर्बिट जिसमें कि 32 आ सकते हैं। अब ये तो था एक मॉडल एटम के स्ट्रक्चर का, लेकिन यही मॉडल अकेला मॉडल नहीं है जिसे एक्सेप्ट किया गया साइंटिफिक वर्ल्ड में। इस बोहर के दिए गए एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल को छोड़कर एक और मॉडल है। उस मॉडल की जो बेसिस है वो इस बात पर है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी रोशनी की, लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास। अब लाइट की स्पीड जो एग्जैक्ट स्पीड है वो है, या अगर हम किलोमीटर पर सेकंड की बात करें तो 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड, यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है रोशनी। यह है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो दूसरा मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने इस बात पर ध्यान दिया, इस बात पर गौर किया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं मान सकते कि वो है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इतनी ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगा तो एग्जैक्टली कहां पर है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो पार्टिकल कहां पर है, यह जानना मुश्किल है। ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया अगला, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, यह स्ट्रक्चर बेस्ड है इसी न जानने पर कि हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर बराबर किस जगह पर है, यानी उसके एग्जैक्ट होने में एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। तो हाइजेनबर्ग ने इस बेसिस पर हमें दिया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम इज ऑलवेज अनसर्टेन। लेकिन यह बात तो मानते थे कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि ऑर्बिटल्स में। तो हाइजेनबर्ग ने जो हमें मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग ये है एटम के सेंटर का न्यूक्लियस। इसके आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जैसा नील बोहर ने कहा था वैसा नहीं होता, बल्कि ऑर्बिट्स, कई सारे ऑर्बिट्स के ये जो मैं डॉटेड लाइंस दिखा रहा हूं, ये इसलिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। एक पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, वो एग्जैक्टली कहां पर है ये पता करना नामुमकिन है। इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिट्स को नाम दिया हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिटल्स, एनर्जी बैंड्स। उन्होंने ये कहा कि एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन दीज ऑर्बिटल्स, इन दीज एनर्जी बैंड्स। इन एनर्जी बैंड्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करा। अब ये सेट ऑफ इंटीग्रल्स, हाफ इंटीग्रल्स, ये नंबर्स थे क्या, इन नंबर्स की महत्व क्या है इन नंबर्स का, और खास तौर पर यह समझने के लिए कि ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनका क्या सिग्निफिकेंस है, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि क्वांटम नंबर्स किसको कहते हैं। अब क्वांटम नंबर को जानने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि क्वांटम क्या होता है। क्वांटम
आता है वर्ड क्वांटा से, जिसका मतलब है पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, जैसे मैंने आपको भी बताया था, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स जब भी कभी न्यूक्लियस के आसपास मूव करते हैं तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाई 100% एक्यूरेसी से नहीं की जा सकती, यानी वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं, ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। ये ऑर्बिटल्स होते हैं एनर्जी बैंड्स, एनर्जी के लेवल्स आप इन्हें कह सकते हैं। और इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो उन्होंने नंबर्स बताए हमें, वो हैं 4। ये चारों को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। इनमें से जैसा मैंने अभी आपको बताया, द नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं द साइज ऑफ द एनर्जी बैंड, उसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर n। ये पहला क्वांटम नंबर है जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वो क्वांटम नंबर है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो शेल है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है उसको डिनोट करता है। जैसे जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती रहती है, उसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती रहती है, यानी दिस नंबर n कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर हमारे पास आगे 3 और क्वांटम नंबर्स हैं, जिनमें दूसरा हमारे पास में आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट किया जाता है बाय द लेटर I। आप इसे कैप्स में यूज कर सकते हैं, कई जगह कई बुक्स में इसको स्मॉल उसमें भी केस में भी यूज किया जाता है। दिस नंबर I रिप्रेजेंट्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये इंडिकेट करता है कि किसी भी शेल की, सब शेल की, किसी भी एनर्जी बैंड की, किसी भी उस शेल की जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी शेप कैसी होगी। यानी अगर नंबर n डिनोट कर रहा है साइज ऑफ द एनर्जी शेल, I डिनोट करता है द शेप। अब ये शेप जो है ये डिपेंड करती है साइज पर या एनर्जी की उस पर्टिकुलर लेवल पर, जिसको डिनोट किया गया थ्रू द लेटर n। यानी I क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इस क्वांटम नंबर पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। I की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू रेंज कर सकती है एनीवेयर बिटवीन 0 to n-1। यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n से, द साइज ऑफ द एनर्जी बैंड से एक नंबर कम। यानी अगर n की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 0। एक ही वैल्यू है इसकी। I कैन नेवर बी इक्वल टू n। यानी जो क्वांटम नंबर डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ द एनर्जी बैंड, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता उस एनर्जी लेवल के, उससे हमेशा एक नंबर कम होगा, 0 से लेकर वहां तक। ये थे ये 2 बेसिक क्वांटम नंबर्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले 2 क्वांटम नंबर्स की, और इन आपस में इन चारों का क्या कोरिलेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पहला क्वांटम नंबर हमारे पास आता है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय लेटर n। दूसरा हमारे पास में आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द लेटर I। तीसरा जो क्वांटम नंबर है हमारे पास, उसे हम डिनोट करते हैं यूजिंग द लेटर MI। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये वो क्वांटम नंबर है जो किसी भी एनर्जी बैंड की, किसी भी शेल की न्यूक्लियस के तरफ से, न्यूक्लियस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, ये उसे डिनोट करता है। और चौथा क्वांटम नंबर है हमारे पास में MS या स्पिन क्वांटम नंबर।
कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्वांटम नंबर हमें ये दिखाता है। तो इस तरीके से ये 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस क्या पोजीशन है, क्या ओरिएंटेशन है, क्या स्पिन है, ये सब हमें दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अब इतना ही समझना काफी नहीं है, क्योंकि इन चारों क्वांटम नंबर्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को समझने के लिए हमें आपको डायग्रामेटिकली समझाना पड़ेगा, हमें आपको बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे साइज ऑफ द शेल, ओरिएंटेशन ऑफ द शेल, मैग्नेटिज्म ऑफ द शेल एंड फाइनली स्पिन ऑफ द शेल, ये 4 क्वांटम नंबर्स डिनोट करते हैं। जिसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कैसे करते हैं, वैलेंस शेल में कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं, और कैसे कैसे हम मटेरियल्स को 3 अलग अलग स्टेट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी डाउट्स कुछ क्लियर हुई होंगी। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, हमें उसका उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।